साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों अपन बात करें टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसके क्रम में, टेस्ट सीरीज के क्रम में आज अपन बात कर रहे हैं आज जो RTE 2011 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने बात की थी विद्यालय प्रबंधन की जो समिति है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम में नवाचार और RTE 2009। तो इससे संबंधित वीडियो भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो RT जो है 2011 उसके बारे में। जो अभी अपन टोटल 30 क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद में कल जो वीडियो डालूंगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी RT 2011 से संबंधित ही रहेंगे। और उसके बाद में अपन बात करेंगे टॉपिक वाइज मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि NCERT बेस पर होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय के आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर विद्यालय स्थापित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है अपन कह सकते हैं कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 1 किलोमीटर, ब 2 किलोमीटर, स 3 किलोमीटर और द यहाँ पे है 4 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो है 2 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में 100 सीट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे संबंधित निजी विद्यालयों में जो प्रवेश से संबंधित भी आपके यूनिट है एक, और RT 2011 की बात करें चाहे RT 2009, सभी में ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लॉटरी प्रक्रिया होती है उसमें जो आवेदन आते हैं उसकी जो प्रक्रिया क्या रहती है, ये इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको, किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में 100 सीट है, उस गाँव का नाम A है जिसमें विद्यालय स्थित है तथा ग्राम पंचायत के ही दूसरे गांव का नाम B है। यदि गांव A से 20 आवेदन प्राप्त हुए तथा गांव B से 30 आवेदन प्राप्त हुए तो RT प्रवेश की वरीयता सूची की प्रथम लिस्ट में रेंडर किया जाएगा, यानी प्रथम लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा अपन बात करते हैं। यहाँ पे पहली बात आपको यहाँ पे समझना जो होगा, ठीक है, ये तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर पहली चीज़ जो समझने लायक वो है कि जब 100 सीट है तो निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेश मिलता है। ठीक है, कौन सी धारा के तहत, RT 2000 जो नियम चाहे RT कोई सी भी हो उसके अंतर्गत। यहाँ पे अपन 2011 की बात करें तो जो नियम जो 10 है, ठीक है, उसमें जो 25% बालकों को प्रवेश से संबंधित बात की गई। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले कि इस विद्यालय में कितनी सीटें, यहाँ पे RT के दायरे के अकॉर्डिंग देखें तो 25 सीटें हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस गांव का नाम A है, ठीक है, जहाँ विद्यालय है उस गांव का नाम क्या है, A है, यानी और आगे है तथा ग्राम पंचायत के दूसरे गांव का नाम B है। यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत का ही दूसरा गांव, यानी ग्राम पंचायत तो अपन कह सकते A कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है, और उस ग्राम पंचायत के अधीन एक और गाँव है, उस गांव का नाम क्या है B। जैसे छोटी ढाणी वगैरह ये कस्बे वगैरह होते हैं वो उस आधार पे, या अपन कह सकते हैं जो जहाँ विद्यालय स्थित है उस वार्ड का नाम क्या है, उस ग्राम पंचायत का नाम A है और उसके अधीन एक और वार्ड है B। अब यहाँ पे टोटल 100 अपन कह सकते हैं 100 सीट है और 25% के हिसाब से यहाँ कितनी सीट होगी, 25 सीट इसके अंतर्गत रहेगी। 25 सीटों के लिए लोगों के आवेदन आएंगे, कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं। तो A गाँव से मुख्यालय स्तर पर से कितने आ गए, 20 आवेदन तो इनके आ गए, और यहाँ इनके आवेदन आ गए 30। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये चीज़ आप समझ चुके कि पहली तो बात आपको ये क्लियर करना होगा कि जो 25% सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग जो टोटल सीटें दी हुई उसमें कितनी सीटें हो जाएगी। तो 25 सीट यहाँ पे हो गई। अब बात आपके सामने दूसरा सवाल ये होता है कि केवल इनको शामिल करें या इनको भी शामिल करें। तो इसके लिए अगर आपने RT 2011 विस्तृत रूप से नहीं पढ़ी है तो आप विस्तृत रूप से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने ये बताया था RT 2011 की जो व्याख्या की कि ये जो है सबसे पहले RT के तहत अगर आपके पास जितने भी आवेदन आते हैं उसमें सबसे पहले आपको सम्मिलित करना है केवल जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड के बच्चों को। पहली बात ये, अगर उस से ज़्यादा फॉर्म आते हैं, जैसे 25 से कम है या 25 तक है, तो केवल A वालों को यानी उसको ही शामिल करेंगे, इनको सम्मिलित नहीं करेंगे। समझे आप? अगर 25 आवेदन आते हैं तो सीधी सी बात है
कि अगर इन्हीं के अगर 25 आवेदन आ जाते हैं तो वैसी स्थिति में केवल इन्हीं के फॉर्म अपन कह सकते हैं उन्हीं को फॉर्म लेंगे या लॉटरी प्रक्रिया में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे इन्हीं के फॉर्म सम्मिलित होंगे, इनको अपन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे कि सबसे पहले जिस वार्ड में विद्यालय उनको ही प्राथमिकता देनी है, भले ही वो उस ग्राम पंचायत के ही क्यों न हो। दूसरे ग्राम पंचायत को तो शामिल ही नहीं करना है आरटी के 25% स्टूडेंट में, लेकिन ग्राम पंचायत के ही अलग अलग वार्ड होते हैं। आप सबको पता है एक गाँव जो होता है उसके अधीन 4-5 ढाणियाँ वगैरह होती है। तो सीधी सी बात, अगर वहाँ से कोई फॉर्म आता है तो वैसे पहली स्थिति में आपको ये देखना होगा कि जो विद्यालय स्थित है वो कौन से वार्ड में है। जैसे वार्ड नंबर 2 में है तो उस 2 नंबर वार्ड के कितने आपके पास फॉर्म आ गए। जैसे मान लो आपके पास 25 फॉर्म है, 25 सीट है और 25 फॉर्म आ गए, तो दूसरे गांव डाणियों से आने वाले फॉर्म को आप लॉटरी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं करोगे। ये अगर आप बात समझ सके हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बात क्या है, पहली लिस्ट में तो आपको केवल इन्हीं को शामिल करना है जिस वार्ड में विद्यालय है, और बाद में इनको शामिल करना है अगर सीट खाली रह जाती है तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि ए गांव से 20 आवेदन प्राप्त हो गए, तो 20 आवेदन प्राप्त हो गए तो क्या होगा इसके अंतर्गत, पहली सूची की बात की जा रही है आपको। पहली लिस्ट में आपको क्या करना है, उन 25 में से 20 सीटें आपको भरनी है, इनकी 20 सीटें भर जाती है। और दूसरी जब लिस्ट है, दूसरी वरीयता सूची, उसमें क्या करना, आपके पास कितनी सीटें बची, 5 सीट बची। उस 5 सीटों के लिए इन 30 लोगों की लॉटरी होगी। किनकी, इन 5 सीटों बची, 5 सीटें भाई भर दी कितनी, इन 20 लोगों से ही इसको कर दी इसमें कंप्लीट। अब आपके पास बची 25 में से 5, ठीक है, उनके लिए तो लॉटरी नहीं, क्योंकि वो तो उस वार्ड के हैं, तो वैसी स्थिति। और दूसरी बात है उनके पास ऑलरेडी सीटें बहुत है, तो वैसी स्थिति लॉटरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे लॉटरी की ज़रूरत पड़ रही है कि 5 सीटें और आवेदन अदर जो ढाणियाँ है वगैरह वहाँ से 30 आवेदन आ गए, तो वैसी स्थिति में इनको बाद में शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वरीयता सूची की प्रथम लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो प्रथम सूची में किसको शामिल करोगे, पहली सूची में मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पहले जो वार्ड है उन्हीं के लोगों को सम्मिलित करना है। अगर आपके पास सीट कम रह जाती है, ठीक है, सीटें ज़्यादा है आपके पास, तो आप अपन कह सकते हैं उन दूसरों को शामिल दूसरी प्रक्रिया में शामिल करोगे। पहले तो आपको उस वार्ड से ही कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखिए दोनों गांव के सभी 50 आवेदनों को, तो ये कथन गलत है। पहले की बात की गई केवल गांव एक के 20 आवेदनों को, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है, ए गांव के 20 तथा बी गांव के 5 आवेदनों को, ये बाद की बात है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल गांव एक के 20 आवेदनों को। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहे तो कल मैं दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित और जो 50 क्वेश्चन में डालूंगा उसमें ये सब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है, ठीक है। या अपन कह सकते हैं उनको लागू करने का प्रावधान आरटी जो 2009 उसकी कौन सी धारा के अंतर्गत। आपके सामने ऑप्शन है धारा 35, बी धारा 37, स धारा 38 और द धारा 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा जो 38 है आरटी 2009 की। यहाँ पे 2011 के साथ में 2009 का जो है उसके अंतर्गत ये कहती है कि राज्य सरकारें आवश्यक संशोधनों के साथ आरटी को अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। तो ये जो धारा 38 है वो ये कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के किस नियम के तहत अध्यापकों के कर्तव्यों का उल्लेख है। अध्यापकों के कर्तव्य आप सबको पता है कि जो आरटी जो 2009 है, आरटी जो 2009 उसके अंतर भी आपको ही ध्यान रखना है कि आरटी 2009 उसके अंतर्गत जो धारा 24 है वो किससे संबंधित है, अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित। लेकिन हम यहाँ पे आरटी 2011 की बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरटी 2011 के अंतर्गत कौन सा नियम है जो अध्यापकों के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कौन सा होगा, ए नियम 20, नियम 21, स नियम 19 और द नियम 22। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है नियम 20। नियम 20 शिक्षकों के कर्तव्य से संबंधित है। नियम 21 किससे संबंधित है, छात्र शिक्षक अनुपात से। नियम 19 है शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों से। और नियम जो 22 है वो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 को राजस्थान में कब अधिसूचित किया गया। आपके सामने ऑप्शन है ए
29 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2010 से 29 अप्रैल 2011 और 26 अगस्त 2009। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 29 मार्च 2011 को ये अधिसूचित हुआ और 1 अप्रैल 2011 को ये आरटी लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के संबंध में असत्य कथन है। आपको इनमें से गलत कथन देखना है कौन सा, 3 सही है और 1 गलत है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आरटी 2011 में 10 अध्याय व 29 नियम है, तो ये सही है। आरटी 2011 में अध्याय 3 का संबंध बालक के प्रशिक्षण संबंधी अधिकार से है, अध्याय 3 की बात की गई है, तो क्या ये कथन सही है। फिर है नियम 24-25 का संबंध शिकायत निवारण से है। आरटी 2011 में क्या नियम 24 और 25 का संबंध शिकायत निवारण से है। और फिर द है पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध नियम 26 व 27 से है। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन जो प्रक्रिया उसका संबंध नियम 26 व 27 से है, तो इनमें कौन सा कथन असत्य है। देखिए आरटी 2011 को अगर आप एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, अध्याय के साथ किस तरीके से अपन जो धाराओं को याद कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने जो बेसिक ट्रिक्स बताई है उसके आधार पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है उसका ये द। बाकी ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत 10 अध्याय 29 नियम है, ये सही है, आपको पता है। और अध्याय जो 3 है, अध्याय 3 उसका संबंध बालक के अधिकारों से है कि बालक अधिक आयु के नवप्रवेशित जो बालक है वो प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी जो क्षतिपूर्ति है उसको पूर्ण कर सकते हैं। और नियम 24-25 का संबंध शिकायत निवारण से, 24 के अंतर्गत अध्यापक की शिकायत का निवारण और 25 के अंतर्गत अभिभावकों की शिकायत का निवारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा असत्य कथन ये है, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध नियम 26 और 27 से, जबकि ये कथन गलत है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का संबंध कौन सी धारा से है, धारा 22 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय के दैनिक प्रबंधन के लिए गठित विद्यालय प्रबंधन समिति क्या कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन है आंगनबाड़ी समिति, व संचालन समिति, स कार्यकारी समिति और द विकास योजना समिति। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कार्यकारी समिति, स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य है। आपको देखना है इनमें से कौन से विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य है। पहला ऑप्शन है आरटी के दायरे में आने वाले बालकों का नामांकन निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना, नामांकन एवं निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालय की प्राप्ति और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, एमडीएम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करना और द यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे, इनमें से कौन विद्यालय प्रबंधन के सदस्य होंगे। अध्ययनरत कुछ विशिष्ट बालकों के माता पिता, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है अध्ययनरत कुछ विशिष्ट बालकों के माता पिता, ब है यहाँ पे विद्यालय में नामांकित व अनामांकित बालकों के माता पिता, स यहाँ पे राज्य के निर्वाचित व्यक्ति और द विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक है। क्वेश्चन सभी मैंने खुद ने ये क्रिएट किए हैं, काफ़ी टाइम लगा है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ अलग हटकर क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों द। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे अध्ययनरत कुछ विशिष्ट बालकों के माता पिता, अध्ययनरत जितने भी बालक है, ठीक है, उनके सभी के जो अभिभावक है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है विद्यालय में नामांकित व अनामांकित बालकों के माता पिता। देखिए नामांकित जो बालक है जिनका नाम अंकित है उन्हीं के माता पिता इसके सदस्य होंगे, अनामांकित बालकों के माता पिता नहीं होंगे। फिर है राज्य से निर्वाचित व्यक्ति, राज्य से निर्वाचित नहीं और संबंधित जो क्षेत्र है उनका, उससे संबंधित जो भी वार्ड पंच सरपंच है निर्वाचित व्यक्ति है, जिला परिषद सदस्य, वो इसके अंतर्गत होगी। लेकिन अगला जो ऑप्शन है वो विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक, तो बिल्कुल समस्त अभिभावकों समस्त छात्रों के माता पिता। दूसरे हैं समस्त
अध्यापक जो है वो इसके सदस्य होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के संबंध में सही कथन नहीं है। आपने कितना तैयार किया ये चीज़ें जरूरी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ 30 में से अगर आप 25 प्लस कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। और ये नेगेटिव मार्किंग में ज़रूरी भी है कि आप कम से कम 25 क्वेश्चन इसमें सही करें। यहाँ पे है क्वेश्चन देखिए, एसएमसी कार्यकारिणी समिति के बारे में सही कथन नहीं है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नुकसानदायक ही होगी। तो यहाँ पे देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के संबंध में सही कथन नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 16 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। बी, इसमें अभिभावकों में से 11 सदस्य होते हैं। स, यहाँ पे 3/4 सदस्यों में अनिवार्य रूप से 8 महिलाएं होगी। और द, यहाँ पे समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका गठन किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है, इनमें से एक कथन सही नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा स। ये कथन इसके अंतर्गत सही नहीं है। 16 सदस्य होते हैं, कथन बिल्कुल सही है। अभिभावकों, उन 16 में से 11 सदस्य अभिभावकों में से होते हैं, 3/4 जो सदस्य होते हैं। स, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, 3/4 सदस्यों में से अनिवार्य रूप से 8 महिला होगी। ये कथन यहाँ पे गलत है। 3/4 जो सदस्य में 11 सदस्य, उनमें से केवल 6 महिलाओं का होना जरूरी है, और उनमें भी एक एससी की और एक एसटी की। ठीक है, उसके अंतर्गत भी क्या है, एक एससी और एक एसटी, तो केवल 6 महिलाएं होना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत ये कथन, और समितियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका गठन किया जाता है कार्यकारिणी समिति का। तो बाकी 3 ये सही है, बाकी एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यकारिणी समिति में कुल कितने पदेन सदस्यों की संख्या होती है? आपके सामने ऑप्शन है 11, कुल का 3/4, से यहाँ पे 16 और द यहाँ पे 5। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्यकारिणी समिति में कुल पदेन सदस्यों की आपको संख्या पूछी है, तो आपको पता है कार्यकारिणी जो समिति होती है उसके अंतर्गत टोटल कितने सदस्य? 16 सदस्य, उनमें से अभिभावकों में से होते हैं 11 और 5 सदस्य पदेन सदस्यों में से होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदेन सदस्य। वो 5 सदस्य कौन कौन है? एक तो हो गया वार्ड पंच, 5 पदेन सदस्य। दूसरा हो गया अपन कह सकते हैं सचिव, जो कौन? संस्था प्रधान। और तीसरा यहाँ पे अध्यापकों में से एक निर्वाचित अध्यापक 3, और 4 और 5 ये दोनों कौन है? विधानसभा द्वारा नामित है। तो ये 5 सदस्य हो गए। आरटी 2011 के संदर्भ में ये आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको पदेन सदस्यों की संख्या पूछी गई, तो ये हो गए टोटल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी। देखिए, विद्यालय प्रबंधन जो समिति होती है उसके अंतर्गत 2 समितियाँ होती है, एक तो साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति। तो कार्यकारिणी समिति में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों उपस्थित होना जरूरी है? आपके सामने ऑप्शन है 1/1, 1/2, 3/4 और 1/3। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, और साधारण सभा में 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के भाग 7 में किसका उल्लेख है? भाग 7 किसका उल्लेख है? पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, और द यहाँ पे अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण। तो आपको भाग 7 अध्याय 7 के बारे में पूछा गया है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। देखिए, अध्याय जो 7 है उसके अंतर्गत मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे 2 7 है, यानी एक तो ये और ये दोनों 7 है। तो अध्याय जो 7 है उसके अंतर्गत धारा नियम जो आ जाता है इसके अंतर्गत 22 और 23। तो पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा किसके अंतर्गत है? भाग 7 है। विद्यालय में शिक्षकों के जो कर्तव्य है
वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आ जाते हैं विद्यालय में शिक्षकों करते हुए भाग 6 के अंतर्गत। शिक्षकों के इसके अंतर्गत 5 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत भाग 5 के अंदर। और राज्य स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य ये भाग 4 के अंतर्गत आ जाते हैं। और शिकायत निवारण जो है, शिकायत निवारण वो आ जाता है 8 के तहत। तो ये इसके अंतर्गत जो मैंने बात की थी, क्वेश्चन नंबर जो 17, विद्यालय विकास योजना कितनी वर्षीय की? विद्यालय विकास जो योजना है वो हो जाएगी इसके अंतर्गत, आपके सामने ऑप्शन है ये 3 वर्षीय विकास योजना होते हैं। RT 2011 है, उसके अंतर्गत जो नियम 5 है वो विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RT 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार निजी विद्यालयों में प्रवेश लिए गए बालकों की 25% सीटों की राशि का पुनर्भरण करेगी? क्वेश्चन को समझना है। इसके अंतर्गत जो जुड़ी हुई है, एक तो नियम 10 भी है, 11 भी है, तो इनमें दोनों में से कौन सा होगा आपको देखना है। तो देखिए, अगर इसके अंतर्गत उन बालकों को प्रवेश दिलाने की बात आती है तो उसके अंतर्गत नियम 10 होता है, और अगर उनकी राशि का पुनर्भरण की बात होती है तो नियम 11 इसके अंतर्गत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर दूरी पर व उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित हो, इनका RT 2011 के किस नियम में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है 6, नियम 7, नियम 8 और नियम 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 7 जो है विद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के बालकों को निजी विद्यालय में 25% सीटों पर प्रवेश दिलाना किसका दायित्व है? उन सीटों पर प्रवेश दिलाने का दायित्व आपके सामने ऑप्शन केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, संबंधित संस्था के अध्यापकों का और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है 25% सीटों पर प्रवेश दिलाने का जो दायित्व वो राज्य सरकार का होगा। और ये जो RT जो है 2009 उसके अंतर्गत जो धारा कह सकते हैं अपन 12, उसका जो उपबंध उसके 1 के तहत ये चीज़ उसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, RT 2011 के किस नियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के 1 माह के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा? जब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसके 1 माह के भीतर बालक को पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये कौन से नियम में इसका प्रावधान है? आपके सामने ऑप्शन है नियम 22, नियम 23, नियम 24 और नियम 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 23, पूर्णता प्रमाण पत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT 2011 के तहत जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? देखिए, RT की जो नियमावली है उसके अंतर्गत 2011 उसमें धारा जो 24 है, नियम 24 कह सकते हैं, उसके अंतर्गत शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 समितियाँ होती है इसके अंतर्गत, एक तो ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति और एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति। यहाँ पे आपको जिला स्तरीय शिकायत निवारण जो समिति होती है उसका अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है पहला ACBO, CBO, CEO और ACU। ACBO चीफ एजुकेशन ब्लॉक ऑफिसर, और ये हो गया चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और वो एडिशनल है यहाँ पे, ठीक है। और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका सही आंसर क्या होगा? जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बात की गई तो इसका सही आंसर हो जाएगा CEO। आगे अपन बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निजी विद्यालय में 25% सीटों पर प्रवेश किस कक्षा से दिया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिस कक्षा में बालक विद्यालय में प्रवेश ले, वह एंट्री लेवल कक्षा पर, सह प्रारंभिक कक्षाओं में किसी भी कक्षा में और द उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वह एंट्री लेवल कक्षा पर। देखिए यहाँ पे कोई बालक चाहे कि मैं तो डायरेक्ट 5th क्लास में जाकर 25% सीटों के तहत एडमिशन ले सकता हूँ, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे देखिए पहला में क्या, जिस कक्षा में बालक प्रवेश ले, तो ऐसा तो इसके अंतर्गत नहीं है। प्रारंभिक कक्षाओं में किसी भी कक्षा, ये भी नहीं है। एंट्री लेवल कक्षा पर यहाँ पे ब ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के किस अध्याय के अंतर्गत पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना उल्लेखित है? अभी मैंने चर्चा की थी, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय, सॉरी डबल बार आ गया, ये आप अध्याय 9 समझ लो इसको। तो ये किसके अंतर्गत है? पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा अध्याय 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेश लेने से संबंधित नियम नहीं है। इन निजी विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित नियम से संबंधित आपके टॉपिक भी है अलग से। पहला है यहाँ पे, निजी विद्यालयों में अधिनियम 12(1) के तहत 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। ब यहाँ पे, निजी विद्यालय में प्रवेश एंट्री लेवल कक्षा से दिया जाता है। स यहाँ पे है, संबंधित ग्राम पंचायत के अलावा अन्य ग्राम पंचायत के बालक भी 25% सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं और लॉटरी प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत में केवल संबंधित वार्ड को पहले प्राथमिकता देनी होगी। तो देखिए चीज़ें क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं तो बहुत चीज़ें अपनी क्लियर होती हैं। जिन चीज़ों को अपन थ्योरी पढ़ के क्लियर नहीं कर पाते उनको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी भी काफ़ी चीज़ें सोल्व हो रही होगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, डाउट्स वगैरह। तो इसके अंतर्गत ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और लॉटरी प्राथमिकता किसको देनी है? संबंधित विद्यालय वार्ड को। यहाँ पे ये कथन गलत है। संबंधित ग्राम पंचायत के अलावा अन्य ग्राम पंचायत के बालक भी 25% सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका हो जाएगा कौन सा? स। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 26। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, आरटी 2011 के तहत निजी विद्यालयों में असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के 25% सीटों के लिए बालकों की फीस का पुनर्भरण कौन करेगा? संबंधित अभिभावक, संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई नहीं, क्योंकि वे निःशुल्क है। बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? निजी विद्यालय में असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के जो 25% सीटों पर जो बालक प्रवेश लेते हैं उनकी फीस का पुनर्भरण कौन करेगा? संबंधित अभिभावक, संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोई नहीं, क्योंकि वे निःशुल्क है। इसका सही आंसर होगा संबंधित राज्य सरकार, ठीक है। निःशुल्क उस बच्चे के लिए निःशुल्क है, लेकिन कोई ना कोई तो उसको उस निजी विद्यालय में फीस का पुनर्भरण करना पड़ेगा, और वो कौन करेगा? संबंधित राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आरटी 2011 में उल्लेखित किन दस्तावेजों के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, माता पिता संरक्षक की आयु के संबंध में स्व घोषणा के आधार पर, आंगनबाड़ी अभिलेख के आधार पर, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, और यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आरटी 2011 के किस नियम के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन एवं उसके कार्यों का उल्लेख है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन एवं उसके कार्यों का उल्लेख किसमें है? आपके सामने ऑप्शन है, नियम 25, नियम 26, नियम 27 और नियम 28। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है नियम 26 जो है इसके अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन एवं उसके कार्यों का उल्लेख है, ठीक है। नियम जो 27 किससे संबंधित है? नियम 27 शिकायत करने की जो रीति इसके अंतर्गत है, और 28 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है इसके अंतर्गत, और नियम 25 अभिभावकों की शिकायत निवारण से संबंधित है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आरटी 2011 के नियम 24 के तहत कोई अध्यापक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है? देखते हैं आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। पहला ऑप्शन राज्य सलाहकार परिषद को, ब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को, स राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, और द जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति को। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति। जब ब्लॉक स्तरीय जो शिकायत उसका निपटारा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति में अपील कर सकता है, क्योंकि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये बालक के लिए है,
ठीक है। और ये सलाह देने के लिए 2 आयोग अलग अलग राज्य और राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति के लिए 2 ही समितियाँ बताई थी मैंने अभी। तो ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 30 क्वेश्चन और 30 मिनट में ये अपना वीडियो कंप्लीट हो गया है। शुरू में जरूर 4-5 मिनट लग गई थी उस क्वेश्चन नंबर 2 में। RT 2011 के अंतर्गत नियम 6 का संबंध किससे हैं? बाकी जनरली 30 क्वेश्चन आराम से 25 मिनट में आसानी से हो जाते हैं इसके अंदर। RT 2011 के अंतर्गत नियम 6 का संबंध किससे हैं? अधिक आयु के नवप्रवेशी बालों के प्रशिक्षण से, विद्यालय विकास योजना से, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों से और विद्यालय की स्थापना से। देखते हैं आपका इस आंसर क्या आता है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मेरे हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज थे कि नियम 6 का संबंध किससे हैं, क्योंकि बड़ा कारण ये कि RT 2009 और 2011 की जो धाराएं आपको कन्फ्यूजन का कारण बन रही है। तो एक तो आप वीडियो जरूर देख ले, और दूसरी बात है कि इन चीज़ों को अगर बार बार रिपीट करोगे तो आपको इनमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवाऊँगा। और इससे संबंधित अगर और भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा विस्तृत वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।